राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं पर्दे पर मेरे साथ हैं नारायण बारेठ। नारायण बारेठ का परिचय यह है कि हम लोग पुराने साथी सहयोगी रहे हैं बीबीसी में। जयपुर में रहते हैं और राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारों में गिनती है और वहाँ के पॉलिटिकल जो नब्ज है उस पर इनकी पकड़ होती है, मजबूत पकड़। और आप समझ गए होंगे कि आज फिर हम राजस्थान पर चर्चा करेंगे। राजस्थान मतलब वहां के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। और राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चुनौती भरा हो गया, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें से बाकी जो 3 बड़े राज्य हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां बीजेपी को उम्मीद बहुत कम है। राजस्थान का परिणाम ये तय करेगा कि आगे बीजेपी का या प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा अगर वो वहां से जीत जाती है बीजेपी। लेकिन अशोक गहलोत नाम के एक जादूगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रखा है। वैसे परेशानी खुद भी मोदी जी ने अपने लिए खड़ी की है। वहाँ की जो प्रमुख नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को एक किनारे करके। गहलोत के यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं है, उनके यहाँ भी भीतरघात है, अंतर्कलह है। और खास करके सचिन पायलट ऊपरी तौर पे तो कहते हैं कि वो साथ हैं गहलोत के, लेकिन अंदर से शायद वो भी नहीं चाहते कि गहलोत रिपीट हो। तो अब हालात ये है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में अब कभी अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस बार और मेरी सरकार रिपीट होगी। सच्चाई क्या है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ जानता है कोई तो बारेठ साहब जरूर जानते होंगे कि क्या होने वाला है। जी बारेठ साहब, आपको क्या लगता है, आपकी जो अनुभवी पारखी निगाहें हैं वो क्या देख रही हैं इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में? क्या खास बात क्या है, क्या खास चीज है? 1990 से यहाँ रवायत बनी हुई है कि जो भी सरकार में होती है बीजेपी या कांग्रेस, उनके लिए कहना शुरू कर देते हैं लोग गए चुनाव के पहले। इस बार ऐसा नहीं कह रहे हैं। कोई लहर किसी पार्टी की इस समय नहीं है, बल्कि ये बात कर रहे हैं, इस बात में विवाद और चर्चा है कि क्या कांग्रेस रिपीट कर सकती है। ये मौसम सर्दियों का इस समय कोहरा होता है, लेकिन इस मौसम में राजनीति की सियासत पे इतनी धुंध छाई हुई है कि ये मुनादी करना मुश्किल है कि राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा। जो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है, उसने इस बार वो सारे बाजार के औजार इस्तेमाल किए जो अब तक बीजेपी इस्तेमाल करती रही है, और यही वजह है कि वो आज उनकी बराबरी पे है। इस तरह से लोगों से बात करते तो सब तरफ से एक स्वर सुनाई देता है कि लड़ाई बहुत कांटे की है, हालात बहुत टाइट है, और जो फिजा है उसको इतना धुंधला जो और खिलाड़ी उन्होंने बना रखा है। कांग्रेस और बीजेपी यहाँ 2 पार्टियां प्रमुख है दावेदार, लेकिन इसके अलावा ओवैसी की पार्टी है, सीपीएम है, बीएसपी है, ट्राइबल पार्टी है, लोकल आरएलपी है, ओवैसी की पार्टी है। इन सब के साथ साथ 30 बागी भी दोनों पार्टियों की नींद उड़ाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में 1000-2000 वोट भी कोई ले जाता है तो किसी एक की गणित बिगाड़ देता है। इनकी उपस्थिति ने इस चुनावी मंजर को रोचक और अनिश्चय के उसमें ढक रखा है। कांग्रेस को यकीन है कि इस बार वो परंपरा को तोड़ेगी, कि जो रवायत है वो रिवाज बदलेगा, और बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। ये चुनाव बहुत भिन्न है पहले के चुनाव से। एक, इसमें इस बार पिछले के मुकाबले कुल प्रत्याशियों की संख्या घटी है। पिछले चुनाव में 2100 के आसपास उम्मीदवार थे, इस बार 1875 है। पिछली बार
जो कैंडिडेट खड़े थे उनमें 575 करोड़पति थे, इस बार 650 करोड़पति है। और ये चुनाव पैसे का चुनाव है, जाहिर है। इस समय विधानसभा में 157 करोड़पति है, पिछली विधानसभा में 145 थे, और इस बार हम और प्रगति कर रहे हैं, शायद ये और भी होंगे। ये चुनाव कांग्रेस ने मुद्दों पे बनाने की कोशिश की है, हालांकि मुद्रा भी इसमें साथ में है। उन्होंने अपनी वेलफेयर स्कीम्स को सामने रखा है, और वो उस स्कीम्स के लोग बात करते हैं, खास तौर पे हेल्थ से जुड़ी बातें हैं। उन्होंने अच्छी स्कीम दी और उस स्कीम को बढ़ाने की घोषणा भी की है। कांग्रेस के खिलाफ पेपर लीक का मामला बड़ा है, जो यूथ को प्रभावित करता है, वो उनको नुकसान कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की गुटबाजी, सचिन पायलट की निगाहें इस चुनाव पे है, क्योंकि अगर कांग्रेस रिपीट करती है अशोक गहलोत के नेतृत्व में तो उनके लिए मुश्किल होगी। वो मंच पे कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक कुछ और बातें कह रहे हैं। वसुंधरा राजे का फैक्टर बीजेपी में मायने रखता है। यहाँ बीजेपी ने ये गलती की है कि उनको किनारे रखा है। ये वही बात कर रहे हैं जो कर्नाटक में की है, जो उन्होंने येदियुरप्पा के साथ की। पहले उनको हाशिए पे रखा, हालात बिगड़े तो उनको सतह पे लाए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। राजस्थान में ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का राज्य को साइड में रखना चाहता है, और इसका नुकसान उनको है, क्योंकि सभी सर्वे में बीजेपी के पैमाने पे वही नंबर 1 उभर के सामने आई है। उनको बहुत तकनीकी तौर पे वो साथ रख रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि उनको किनारे किया जा रहा है। हाँ, बीजेपी उनको तब तवज्जो देगी जब राजस्थान की 200 सीटों में से 100 पे बीजेपी आती है, 100 के नीचे रहती है, तब उनको लगेगा कि अशोक गहलोत से लोहा ले सकती है। हाँ, कांग्रेस में भी ऐसा कहा जा रहा है कि 100 के आसपास होगी तो गहलोत ही पतवार संभालेंगी, क्योंकि सबको साथ लेके चल सकते हैं। आम धारणा ये है कि इस समय 15-20 लोग जीतेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा होंगे, उन पे बहुत कुछ मैसर करेगा, अगर कोई अंडरकरंट नहीं है तो। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिछले 1 दशक की रवायत को जारी रखते हुए धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और ये मान सकते हैं हम कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था के पास विकास का ठोस कार्यक्रम नहीं होता तो वो जज्बात में पनाह लेती है, जिसमें भाषा है, प्रांतवाद है और हिंदू मुस्लिम है, उस पे वो बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कांग्रेस सरकार की जो वेलफेयर मेजर्स हैं, स्कीम्स है, उन पे वो काउंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे 2-2 हाथ करने का तय किया है। कांग्रेस की तरफ से भी इसको काउंटर करने का इस तरह से प्रयास किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड प्रमुख मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। गहलोत लगातार कह रहे हैं कि उसमें जो लोग कथित तौर पे हत्या में आरोपित थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और अब तक उनको सजा इसलिए नहीं हुई है कि उसकी ट्रायल एनआईए करवा रही है, जो केंद्रीय एजेंसी है। और गहलोत ने आज एक और पासा फेंका है कि वो 2017 में गुजरात के प्रभारी थे। जब प्रचार में गए तो माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि बताइए गुजरात के भाइयों में क्या करूं, एक मारवाड़ी इंचार्ज बन के आ गया है। अगर गुजरात के व्यक्ति को गुजरात में वोट नहीं मिलेगा तो कहां वोट लेगा। और गहलोत ये कहते हुए कह रहे हैं कि हम यह ऐसा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, क्या होगा अगर हम ये कहें कि मैं एक मारवाड़ी और एक गुजराती आ गया, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। ऐसा कह के उन्होंने एक तरह से बात कह भी दी है कि मतदाता के जेहन में ये रहे। तो अब तक की तस्वीर हम जो देख रहे हैं कि बहुत नेक टू नेक है। देखना है कि मतदाता किसकी मुकद्दर अपनी कलम से लिखता है। नहीं तो शायद नेक टू नेक चुनाव को बनाना ही अशोक गहलोत की बड़ी उपलब्धि है, और ये जो उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इसीलिए उनको संभवतः जादूगर भी, मतलब मोदी कह रहे हैं कि अब की उनका जादू हम नहीं चलने देंगे, और जादूगर कह रहे हैं। आपने 3 बातों का जिक्र किया, मुद्दे, मुद्रा और टूल्स, औजार। आपने कहा कि जो औजार पहले कांग्रेस इस्तेमाल करती थी, वो औजार, सॉरी, जो औजार पहले बीजेपी इस्तेमाल करती थी, उन औजारों का इस्तेमाल इस बार कांग्रेस ने कर लिया, अशोक गहलोत ने किया। थोड़ा इसका खुलासा करेंगे, कौन से औजार अशोक गहलोत ने छीन लिए बीजेपी से या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि भारतीय राजनीति को मोदी जी ने बाजार के हवाले कर दिया है। ये उन्होंने गुजरात से शुरू किया, और जब 2014 में वो दिल्ली आए, उन्होंने प्रशांत किशोर को एक काम दिया और उन्होंने एक नारा गढ़ा, घर घर मोदी।
पहले चुनाव जो भी नारे आते थे हमारे किसी भी राजनीतिक अभियान में, उस जमीन से आते थे। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में करो या मरो का नारा आया, सुभाष बोस ने तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान दिया, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नारे मार्केट की एजेंसियां तय करती है, वो प्रत्याशी चयन करती है, वो सर्वे करती है, राजनीतिक पार्टियां इवेंट मैनेजमेंट भर रह गई है। और उसके बाद मोदी साहब ने 2016 में एक और कंपनी को हायर किया, जारविस को, बड़ी कंपनी है, उसके साथ नेशन टू नमो उसको हायर किया गया। 3-4 कंपनियां उनके साथ में जो बाजार को हैंडल करती है, नारे वो बनाती है, प्रचार कैसे होगा, फोटो कैसे होगा, व्हाट्सएप पे क्या जाएगा, एसएमएस क्या होगा, ये सब वो कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस बार ऐसा किया है। एक डिजाइन बॉक्स एक कंपनी है, उसकी सेवाएं हासिल की है और उसने इनकी योजनाओं को काफी प्रचारित किया है। ये जरूर है कि उसमें एकमात्र चेहरा अशोक गहलोत का दिखाई देता है, जो हर नुक्कड़ पे हर गली में आपको दिखाई देता है। इसमें कांग्रेस में जो उनके विरोधी है उनको आपत्ति भी हुई है कि अशोक गहलोत का अकेला चेहरा है, लेकिन इसका उनको लाभ मिला है और बीजेपी को उसी के उपकरण से घेरने का प्रयास किया गया है। ये भारतीय राजनीति का बाजारीकरण पुख्ता तौर पे हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां हाशिए पे आ गई, वो एक कंपनी बन गई है। ये दुर्भाग्य की बात है, भारत में ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए। जो टैक्टिक्स बीजेपी अपनाती थी वोटरों तक पहुंचने के लिए, वो इस बार अशोक गहलोत ने अपना लिया और इसका फायदा हो रहा है, आपको कहना है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है इसका फायदा उनको। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंस गई है कि उन्हीं के जो हथियार है उसी में इस्तेमाल हो जा रहे हैं। अभी एक केंद्रीय नेता ने कुछ समय पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी की कहा कि सोशल मीडिया पे अब कांग्रेस भी है। उनको इस बात की चिंता है कि जो मार्ग वो अख्तियार कर रहे थे वो कांग्रेस ने भी ले लिया है। एक मुझे लगा कि मोदी साहब ने यहाँ एक सभा में कहा कि ईवीएम का बटन ऐसे दबाएं कि जैसे आप विरोधी को फांसी दे रहे हो, यानी वो मतदाता को जल्लाद बनने की प्रेरणा देते हुए दिखे। ये भी अच्छा नहीं लगा, इसको लोगों ने ठीक नहीं माना है। दूसरा मैं और जो राहुल गांधी ने पनौती कहा, उसको लोग ठीक मान रहे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं मान रहे, उसको भी उनको शोभा नहीं देता, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि आप तो यूपी से, कबीर ने ही कहा कि शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक करे घाव। ये तो पूर्व की संस्कृति। पश्चिम में सिगमंड फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक उसने भी कहा है कि वर्ड्स आर मैजिकल पावर, दे कैन ब्रिंग अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड अटमोस्ट डिस्पेयर। सब जगह इस बात को कहा गया कि, और हम तो शब्द को ब्रह्म मानते हैं, राजनीति की भाषा अच्छी नहीं है, ये समाज का मिजाज बिगाड़ती है, मजा खराब करती है। दूसरा रामदत्त जी, जो मैं सबसे बड़ी गंभीर बात देख रहा हूं डेमोक्रेसी में, वो मोदी साहब ने शुरुआत की है। एक राजनीतिक पार्टी का काम है भारत में कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता और नेतृत्व का निर्माण करे। उन्होंने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र से छीन लिया है। वो हर जगह जो क्षेत्रीय नेता है उनको किल करते हुए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी इसका आगे जाके नुकसान का एहसास होना चाहिए। कोई असहमत हो सकता है रविशंकर से, जावड़ेकर से, हर्षवर्धन से, लेकिन वो ग्रास रूट वर्कर है। उनको घर बैठा दिया गया, उनकी जगह जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। येदियुरप्पा को आपने कर्नाटक में किनारे किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया। किनारे करना आसान है, लेकिन दूसरा नेता बनाना बहुत दुश्वार है। ये लोकतंत्र की बड़ी हानि होगी। ओम बिरला जी और जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, इनका क्या इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं वहां? उनके बारे में, उनके दौरे बड़े हैं, उपराष्ट्रपति खास तौर पे अधिक सक्रिय दिखाई दिए हैं। उनकी भाषा ऐसा लगता है कि वो बिटवीन द लाइंस राजनीति की बात कर रहे हैं। और ओम बिरला के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि माननीय स्पीकर है वो गुपचुप तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ये दो संवैधानिक हस्तियां राजस्थान से हैं, इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। और तीसरी जो एक हस्ती है वो गुलाब चंद कटारिया है, वो आसाम के गवर्नर हैं। उनके बारे में भी वहां आवाज उठाई देते हुए लोग दिख रहे हैं कि वो राजनीति में चुपचाप काम कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता। इस लिहाज से ये चुनाव नया है कि आप जो संवैधानिक हस्तियां हैं वो कहीं कहीं अपनी भूमिका जो परिभाषित है उससे अलग हटके कुछ काम करती हुई नजर आ रही है। इसको लोग ठीक नहीं मान रहे। मोदी जी का एक और बड़ा हथियार रहा है राजनीति में, मीडिया।
तो मीडिया का वहाँ क्या रुख है? मोदी जी का साथ दे रहा है या अडानी जी की लॉयल्टी थोड़ा कुछ गहलोत जी का भी अडानी जी से है ना कुछ तो गहलोत ने ठीक से मीडिया को मैनेज किया, इसके बावजूद भी थोड़ा पलड़ा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। और मोदी जी ने हाल के समय में एक सभा में इस बात की शिकायत की है कि मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके मुंह से ये बात कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक यही आरोप लगता रहा है कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात देखता हूं हमारे लोकतंत्र में कि एक बड़े पश्चिम के विद्वान ने कहा कि वो जीतते हैं जिनके नैरेटिव जीतते हैं। अब तक बीजेपी या मोदी रिएक्ट करते थे, बाकी लोग रिएक्ट करते थे। पहली बार मुझे ऐसा लगा इस चुनाव में कि जो गारंटी शब्द को अशोक गहलोत ने बार बार इस्तेमाल किया है, मोदी जी भी वो इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कांग्रेस के एक्ट पे बीजेपी अब रिएक्ट कर रही है। ये एक नया परिवर्तन इस चुनाव में हम देख रहे हैं। मुद्रा बहुत चुनाव में, सारे जगह चुनाव में काम कर रही है, तो कांग्रेस मुद्रा के स्तर पर मुकाबला कर पा रही बीजेपी का, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन और बहुत सारे और कारणों से कहा जाता है कि भाई कांग्रेस के पास उतना धन अब नहीं है। तो कांग्रेस भी पैसा खर्च कर रही है जितना बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी तो बहुत ग्रास रूट तक जाके अपने बूथ वर्कर्स तक को भी लिफाफे बांटना, बैग बांटना, साड़ी बांटना, बहुत सारे काम ये लोग करते हैं। तो कांग्रेस कितना कर पा रही है? कि कांग्रेस के पास निस्बतन, चूंकि वो सत्ता में है इसलिए उनके पास साधन है, उतने तो नहीं है जितने बीजेपी के पास है, लेकिन उनके पास साधन। और कुछ वक्त पहले हमें एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे को लोग अब चंदा नहीं देते हैं, जो व्यापारी उद्योगपति हमें पहले पैसा देते थे वो डरते हैं, जैसे ही वो हमें मदद करते हैं ऊपर से ईडी का कुछ कार्रवाई हो जाती है, उनके पास पैसे की तंगी है, ऐसा वो कह रहे हैं। आप ये सोचिए कि लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन मतदाता का बढ़ा है, जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा है, लेकिन प्रत्याशी कम होना चिंता की बात है, क्योंकि आम आदमी को लग रहा है कि वो वोटर तो हो सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव तो करोड़पति ही लड़ सकते हैं। आम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के अब वश की बात नहीं, खास करके अगर पॉलिटिकल बैकिंग पार्टी की ना हो या कोई बड़े पूंजीपति का समर्थन न हो। ये मुद्दे, आपने कहा कि मुद्दे काम कर रहे हैं इस चुनाव में, तो क्या दोनों तरफ से क्या मुद्दे उछाले गए हैं? बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो कानून व्यवस्था, औरतों पे अत्याचार, पेपर लीक और तुष्टीकरण, इन पे केंद्रित किया है। इसके साथ साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान मतभेदों को भी उजागर किया कि इससे उनको लगता है गुजर वोटर है वो उनकी तरफ आ सकते हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय राजेश पायलट का मुद्दा भी उठाया कि कांग्रेस पार्टी का एक परिवार अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, अपनी राय व्यक्त करे, तो उसको क्रश कर दिया जाता है। पिता के प्रति नाराजगी की खुन्नस उनके बेटे से निकाली जा रही है, क्योंकि वो किसी समय ऐसा माना जाता था कि सोनिया गांधी को संगठन चुनाव में चुनौती दी थी। ये बहुत उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसको कहा। सचिन पायलट ने इसका काफी प्रतिवाद किया और कहा कि हमारे रिश्ते दिल से, इस तरह की बात कह के अच्छा नहीं किया। अशोक गहलोत ने इसमें पलट के पूछा है कि आपको गुर्जर समुदाय के बारे में बात करने का हक नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार थी जिसके समय 22 बार राजस्थान में गोलियां चली, 70 से अधिक गुर्जर समुदाय के लोग गोलियों पे मारे गए। हम सत्ता में आए, मुद्दे वही थे, गुर्जरों के नेता वही थे, हमने बोली से काम लिया, हमने गोली नहीं चलाई, हमने लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया। इस तरह उन्होंने काउंटर किया है। कांग्रेस ने पूरा फोकस अपने वेलफेयर मेजर्स पे रखा है और पूछ रहे हैं कि हमारी चिकित्सा योजना का आपके पास क्या कोई जवाब है? हम जो महिलाओं के लिए 10,000 रुपया सालाना देंगे, कि आपके पास कोई इसका उत्तर है? वो ऐसी नंबर ऑफ स्कीम्स गिनाते हैं कि आप इन पे हमसे बात कीजिए, आप धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की बात मत कीजिए। ये दोनों तरफ से मुद्दों की लड़ाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है, कुछ वहां के पत्रकारों से हमारी बात हुई थी कि जो गहलोत साहब जो स्कीम लाए हैं, वेलफेयर स्कीम, वो आखिरी 8-10 महीनों में लाए हैं और वो अभी जमीन पे, धरातल पे नहीं उतरी हैं, तो शायद उसका उतना फायदा ना मिले। लेकिन आपका मत भिन्न है, उससे लगता है।
हेल्थ के पैमाने पे पहले राजस्थान में काम होता रहा है। पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत ने मुफ्त दवा योजना दी थी। इस बार भी 10 लाख तक का आपको अस्पताल में सर्टेन सेवा शर्तों के साथ लाभ मिलता था, उसको 25 लाख कर दिया है। तो ये इसका लाभ काफी लोगों को मिला है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि बाकी किसी भी हमारे पड़ोसी स्टेट से ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं। जो जयपुर का एसएमएस अस्पताल है उसमें हर साल 2-2.5 लाख पड़ोसी राज्यों से भी लोग आते हैं और इन हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लगभग काम शुरू किया है। तो हेल्थ के पैमाने पे राजस्थान के काम की सराहना हुई है, बाकी राज्य भी इसको महत्व देते हैं। तो इसमें अवश्य कि कुछ चीजें जमीन पे उतनी नहीं पहुंची है जो पहुंच सकती थी, लेकिन ये भी है कि आप बहुत पहले कर दो तो फिर कहते हैं तो पहले हो चुकी, अब नया क्या है। तो चुनाव के पहले लोग भूल जाते हैं, हाँ, लोगों तो की याददाश्त। जी हाँ, इसलिए उन्होंने इस मौके पे इसको किया है कि भाई जान है तो जहान है। इसका मैं आम लोगों से भी बात की, वो इसको काफी अप्रिशिएट करते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। ये किसान, जाट, गुजर, सैनी, ये सब उस तरह से किसानों के लेवल पे क्या गहलोत जी के बारे में या बीजेपी के बारे में क्या ओपिनियन है किसानों के स्तर पर? जाट समुदाय को 4 मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। एक, ये जो किसान आंदोलन था उससे वो बीजेपी के खिलाफ हुए, पहलवानों के आंदोलन से खिलाफ हुए। अग्निवीर योजना उनके लिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो जाट बेल्ट है उससे बड़ी तादाद में उनके बच्चे फौज में जाते हैं। और चौथा, सतपाल मलिक वाले मुद्दे ने भी यहाँ जाटों के एक वर्ग को नाराज किया। सतपाल मलिक यहाँ घूमते भी रहे हैं राजस्थान में, वो अपनी बात बेलागी से कहते रहे हैं। तो लेकिन जाति के मामले में ये होता है, अगर बड़ा जाट बीजेपी से टिकट ले आया है और छोटा जाट सामने, तो शायद वो तवज्जो बड़े जाट को देंगे। पर आम धारणा जाटों में, किसानों में यह है कि उनका बीजेपी से मोह भंग हुआ है, खासतौर पे किसान आंदोलन को लेके। बाकी छोटी जातियों में जैसे सैनी या माली जाति है, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले वो राजनीतिकरण नहीं था उनका और बीजेपी के साथ ज्यादा रहते थे। अभी पिछले 5-6 साल से अशोक गहलोत की वजह से उनका राजनीतिकरण हुआ है और अशोक गहलोत ने बहुत चतुराई से इन सभाओं में एक बात कहना शुरू किया है कि देखिए राजस्थान एक बगीचा है, मैं तो माली हूं, मुझे पता है कि बगीचे की देखभाल कैसे करनी है। यह कह के उन्होंने अपने समुदाय को अपने पक्ष में उद्वेलित करने का प्रयास किया है। तो वो इसकी फसल इस चुनाव में काटने का कोशिश करेंगे। टेस्ट होगा कि माली कितना है, लेकिन माली एक वोकल कम्युनिटी नहीं है, लो प्रोफाइल कम्युनिटी है, वो आक्रामक नहीं है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी अच्छी संख्या है। सचिन पायलट गुजर वोट दिला पाएंगे कांग्रेस को या जो हम सुनते हैं गुजर बेल्ट में, उनके जो यूथ है वो काफी समर्थक है, उनपे फिदा भी हैं और उनका प्रभाव उनकी जाति पे काफी ज्यादा है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, आप सचिन को चेहरा घोषित कीजिए तब हम वोट देंगे। उसमें सवाल ये भी कि अगर सचिन को चेहरा घोषित करते हैं तो प्रतिद्वंदी जो मीणा समुदाय है ट्राइबल बेल्ट में, वो क्या रिएक्ट करेगा, बाकी जातियां कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि जाति के आधार पे मुख्यमंत्री बनाया जाना थोड़ा दुश्वार होता है। सचिन पायलट भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि वो एक जाति के नेता नहीं है। उनके समर्थकों को कहना है कि उनके विरोधी हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि वो एक समुदाय के नेता हैं, जबकि वो सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य नेता है। उनमें एक आशा, एक ऊर्जा उनके समर्थक देखते हैं। तो उनके समर्थक नुकसान करेंगे, वो कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो साफ साफ लिख रहे हैं। उनकी कुछ बैठकें भी हुई है जब वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारे साथ छल हुआ, धोखा हुआ। वो नुकसान कांग्रेस को हो सकता है अगर उसकी भरपाई किसी अन्य स्थान से नहीं हो पा रही है तो, क्योंकि पिछली बार गुजर बेल्ट में अच्छे वोट कांग्रेस को मिले थे। आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट में धीरज और दूरदर्शिता की कमी है? आखिर अशोक गहलोत कभी न कभी तो रिटायर होंगे, जल्दी होंगे, उम्र हो रही है, तो बजाय उनसे प्रतिद्वंदिता के वो उनके साथ रह के शायद उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता? अगर वो सब्र रखते तो बात कुछ और होती, अगर जुगनू होते तो रात कुछ और होती। अगर थोड़ा उनमें धैर्य होता तो अधिक अच्छा होता, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर से की थी और 98 में वो सीएम बने। इसके पहले उन्होंने एनएसयूआई, ब्लॉक, डीसीसी, पीसीसी, सेवादल सब में काम किया।
सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। उसके कुछ समय बाद वो मंत्री बन गए केंद्र में। 39 साल की उम्र में पीसी चीफ बन गए। 42 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम बन गए। तो अभी उनके पास पारी बाकी है। दूसरी बात, जैसे एक उद्योगपति उद्योग में निवेश करता है, वैसे एक राजनीतिक पार्टी अपने नेता में निवेश करती है। अशोक गहलोत में निवेश किया जा चुका है और उसका लाभांश वो प्राप्त कर रहे हैं। सचिन पायलट में निवेश किया जा रहा है। उनके पास एक उम्र पड़ी है, वो संभावनाओं से भरे हुए हैं, अच्छा बोलते हैं। अगर वो सब्र रखते तो शायद बहुत अच्छी बात होती, उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी और समाज के लिए भी। ये आपने ये भी कहा कि बीजेपी वहां पर जो सांप्रदायिक या हिंदुत्व का मुद्दा काफी इस्तेमाल कर रही है उनकी स्पीचेस में। और आज तो आपके बॉर्डर से सटे मथुरा जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनका एक ये भी तरीका रहा है कि वो मथुरा से और कभी केदारनाथ से जाके और वहां से संदेश देते हैं चुनाव क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि ये बिना सांप्रदायिक मुद्दों के बीजेपी की नैया पार नहीं होती क्या? ऐसा क्या है? वो उनका केंद्रीय मुद्दा है, उसी पे वो मैसर कर रहे हैं। जैसे मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक प्रणाली के पास जब विकास का ठोस कार्यक्रम नहीं होता तो वो ऐसे मुद्दों में शरण लेती है जिसमें भावनाएं आप उभार के कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इसका फर्क पड़ा है। आम लोगों में एक सांप्रदायिक भाव आया, हिंदू मुस्लिम वाला आया, फासले बड़े हैं, बच्चे बात करते हैं इस तरह की। लेकिन राजस्थान का स्वभाव उस तरह से नहीं रहा है। राजस्थान में रियासत काल से भी जितने राजा रहे हैं उन्होंने समावेशी नीतियों का पालन किया है। जयपुर छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन छोटी काशी मुगलों के राज में बना है। वो कभी इसमें भेद नहीं रहा। प्रताप के प्रमुख सेनापति हकीम खां सूरी थे, मुस्लिम थे। तो राजस्थान में राजे रजवाड़ों ने भी इस बात को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया और हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते रहे हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि चाहे गंगा जमुना के मैदान ने उस रवायत को छोड़ दिया हो जिसको हिंदू मुस्लिम के लिहाज से गंगा जमुना की संस्कृति कहते हैं, लेकिन राजस्थान के दामन ने उसको अपने यहाँ लिपेटे रखा है। और कभी ऐसा बड़ा झंझावात राजस्थान से गुजरा नहीं है कि समाज में बंटवारा हो। हाँ, व्हाट्सएप आने के बाद ये जहनियत लोगों की बनी है, काफी लोग इस बारे में सोचते हैं। फिर भी उतना नहीं है जितना किसी और हमारे पड़ोसी सूबे में हम देखते हैं। और लोग कोशिश करते हैं कि साथ लेके चलें। जैसे बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। एक व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया, अभिषेक सिंह को, जो इनका कार्यकर्ता था, वो अजमेर से था और एक ऐसे समुदाय से था जिसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। उनके नाम मोहन खां भी हो सकते हैं, मीरा बेगम भी हो सकती है, मीरा सिंह भी हो सकते हैं। तो जब किसी ने शिकायत की कि नहीं इनका संबंध तो मुसलमानों से रहा है, तो उसका टिकट दिया हुआ वापस ले लिया गया। तो ये नीति अच्छी नहीं है कि आप एक समाज के इतनी नफरत है एक समाज के एक तबके से जिसकी अच्छी खासी संख्या रही है, योगदान रहा है यहाँ की अर्थव्यवस्था में। खैर, मुझे आप संक्षेप में एक चीज समझाइए, मैं उसको समझ पाने में बहुत अपने को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि अशोक गहलोत की, जैसे आज बिरादरी की राजनीति होती है, तो अशोक गहलोत की बिरादरी के कोई ज्यादा विधायक नहीं है, कोई उनकी बहुत संख्या नहीं है। तो अशोक गहलोत में ऐसा क्या जादू है कि भाई वो मतलब 3 बार मुख्यमंत्री बने और चौथी बार भी, और आला कमान का को भी एक तरह से डिफाई करके और वो वहां जमे हुए हैं। और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में वो मतलब उनको जादूगर कहा जा रहा है कि बीजेपी भी परेशान है। तो मुझे थोड़ा उनके व्यक्तित्व के बारे में समझाइए, और क्या वो चुनाव जीते या हारे कांग्रेस के लिए एक बड़े लीडर बन के नहीं उभरेंगे? मतलब जिस तरह का उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल साबित की है, तो क्या है उनका, क्या वो एक साधारण जाति से आते हैं। उस साधारण जाति में एक साधारण परिवार से आते हैं। वो दून स्कूल भी नहीं पढ़े हैं, वो दून स्कूल के किसी नेता के सखा भी नहीं रहे हैं, वो कोई अच्छे वक्ता भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कदम बहुत सधे हुए रखते हैं। वो उनमें दो चीजें बड़ी अच्छी है, टॉलरेंस और पेशेंस। वो राजनीति में जो सामने होता है उसको विरोधी जरूर समझते हैं पर शत्रु नहीं समझते हैं। भैरव सिंह शेखावत और इनके बीच में काफी अदावत थी, बहुत ज्यादा अदावत थी,
और भैरव सिंह जी शेखावत कांग्रेस में इन्हीं पे प्रहार करते थे। जब उनकी सरकार का तख्ता उलटने की कोशिश हुई, उसमें कुछ एक दो लोग कांग्रेस के भी शामिल थे, कुछ निर्दलीय विधायक थे, और भैरव सिंह जी अपना इलाज कराने अमेरिका गए हुए थे उस समय। गवर्नर बलीराम भगत ने अशोक गहलोत को बुला के पूछा, पीसी चीफ थे, कि आपका क्या रुख है? तो उन्होंने कहा कि हम इसको अमानवीय मानते हैं कि कोई व्यक्ति इलाज कराने जाए और उसके पीछे इस तरह से तख्ता पलटने की कोशिश की जाए। ये बात बलीराम भगत ने भैरव सिंह जी को बताई तो बड़े हैरान हुए कि अच्छा ऐसा है। और जब अशोक गहलोत भैरव सिंह शेखावत को पराजित करके सीएम बने, तो जीतते ही वो सबसे पहले उनका आशीर्वाद देने गए थे। उनको आश्वस्त किया कि आपको कोई दिक्कत तो हेल्थ की, आपके सुरक्षा तंत्र की, तो मुझे तुरंत कहिए। तो इसके बाद भैरव सिंह जी की निगाहें उनके प्रति बदली, और आखिर में जब वो बीमार थे तो इन्होंने काफी उनकी सेवा की। ये एक वानगी है। बाकी मामलों में भी वो बाकी लोगों से इस तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत शार्प है वो। उनमें दूरंदेशी है, वो नाप लेते हैं। एक को प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं, वो अनदेखा करते हैं कि ये है। आप सोचिए, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत में इतनी कटुता थी, इसके बावजूद भी एक रेल दुर्घटना में दोनों साथ गए, कंडोलेंस में वो साथ गए। वसुंधरा राजे आने के बाद ये रिश्ते बिगड़े। इन दोनों में काफी आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं था, बहुत ज्यादा तलखी थी। लेकिन अभी जब वसुंधरा राजे से बंगला खाली कराने की बात आई तो इन्होंने उसको रोक दिया। उस पे उन्होंने कहा नहीं, ये फॉर्मर सीएम है, बड़ी लीडर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें उनकी है जो उनको, दूसरा वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो अपने विरोधी को भी साथ लेके चल सकते हैं। असहमति को सम्मान देने और बर्दाश्त करने की उनकी राजनीतिक तबीयत रही है। ये सब चीजें उनको राजनीति में आगे ले जाती है, वरना कोई ऐसा करिश्माई उनका भाषण भी नहीं होता कि प्रभावित करे। लेकिन वो जो बात कहते हैं, चाहे उनके पास अल्फाज उतने आर्टिकुलेट ऑर्नामेंटल न हो, पर वो संप्रेषित होते हैं, वो लोगों को छूते हैं। एक उनमें सेवा भावना को लोग काफी पसंद करते हैं कि वो ये जो गरीब दलित उनके बारे में ध्यान रखते हैं। सेवा भावना की बात आपने कही तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो वर्धा में रहे हैं, जो गांधी जी की कुटी है, और गांधी जी के प्रति काफी उनका सम्मान है, और उन्होंने गांधी जी के नाम से कोई विभाग भी सरकार में बनाया है। तो मतलब एक गांधीयन, जो कांग्रेस में लोग गांधी को भी भूल गए हैं, तो अशोक गहलोत कम से कम गांधी को याद रखते हैं, और उनकी मतलब कुछ न कुछ उनके जीवन में उसका असर है, ऐसा लगता है। वो गांधी स्टडी सर्किल में जोधपुर में जाते थे। यहाँ उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है गांधी स्मृति में, और गांधी को हर जगह प्रोपेगेट करते हैं। 2005 में कांग्रेस ने रीप्ले ऑफ डांडी यात्रा की थी, साबरमती से डांडी तक की। ये उसके इंचार्ज भी थे। ये सुब्बाराव जो एक बड़े माने हुए गांधीयन थे, ये उनके शिष्य रहे हैं, उनके आयोजन कराते रहते थे। पहली बार जब ये सीएम बने थे तो अपने विधायकों से भी उनको मिलवाया था, उनके शिविर में जाते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे कि आपको वहां जाना चाहिए। तो गांधी को हर जगह ये कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने की, और उनकी राजनीति में लक्षित भी होता है कि जो ऐसे समाज के वर्ग जिनकी कोई वाणी, कोई उनका तर्जुमान, कोई प्रवक्ता नहीं है, उनको महत्व देते रहे हैं। ये इस नाते इनका आवाम में है कि ये गांव गरीब की बात सुन लेते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा लोग पसंद करते हैं। आलोचक भी उनके आज के दौर में बहुत हैं जो कहते हैं क्या इनमें ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप जो करते हो वो लोग उसको पसंद करते हैं। तो राजनीति का मकसद ही होता था सेवा भाव, तो अगर वो है तो एक बड़ी बात है। नारायण बारेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें आपने बताई, वहां चुनाव की पेचीदगियां और अशोक गहलोत के बारे में। कोई गेस लगाना चाहेंगे कि क्या होगा नतीजा? अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु ऊंट है वो किस करवट बैठेगा ये कहना अभी मुश्किल है। इतनी कांटे की टक्कर है कि कोई आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक बात मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि भारत के पहले राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोग महात्मा गांधी को देखते थे। उनके जीवन के दो तत्व थे, सेवा और संघर्ष। अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास है तो आप अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हो। तो अब तक जो राजनीति में आते थे, दो स्ट्रीम से आते थे, या तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से आते थे या सोशलिस्ट मूवमेंट से। अब आते सोशलाइट, क्लब से आते हैं, हाई फाई आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, एलिट आते हैं। उनकी भरमार होती जा रही है।
इस चुनाव में हम देख रहे हैं। और ये कम नहीं होगा, मुझे लगता है ये बढ़ेगा। हमारी संसद में काश बीपीएल होते, काश गरीब भी होते, किसान भी होते, क्योंकि 475 करोड़पति हमने चुन के भेजे हैं और मोटे मोटे तौर पे माना जाता है कि 25-26% उसमें अपने आप को किसान कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब भी किसान का मुद्दा आया वो नहीं बोले हैं। तो रामदत्त जी, किसान तो कह रहा है कि खेती पसंद नहीं है मुझे, घाटे का सौदा है। लेकिन मैं ऐसे किसानों की फसल देख रहा हूँ राजनीति में जो कहते हैं कि खेती हमारा धंधा है, ये लाभ का काम है। तो वो राजधानियों के पास फार्म हाउस में खेती करते हैं, लेकिन जब खेत और खलिहान का मुद्दा आता है तो संसद में, विधानसभाओं में मौन रहते हैं। मुझे इतना ही कहना है। शायद ये फार्म हाउस उनकी काली कमाई को सफेद करने का एक जरिया है। खैर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे ध्यान आकर्षित किया है कि किस तरह के लोग अब राजनीति में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मतदाताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि भाई उन्हें किस तरह के लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सेवा भाव या अच्छा काम करने वालों की कमी है, लेकिन उनको चमक दमक में नहीं आना चाहिए। और फिर भी एक सवाल मेरे मन में फिर रह गया था कि ये मोदी जी के लिए राजस्थान का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? मतलब उससे उनके राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, जीत या हार का? ये टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे लोगों में, इसमें मोदी जी भी शामिल है। अगर ये चुनाव में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो बेचैन है, वो इन मुद्दों को उठाएगा। इसका सीधा प्रभाव 2024 पे भी पड़ेगा। जो लोकसभा का चुनाव दिल्ली के लिए जो अभी हुक्मरान है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनके सामने वसुंधरा राजे जैसे व्यक्तित्व केस 22 भी है कि उनको छोड़े या साथ ले। और ये विरोधाभास भी मैं देखता हूं कि उत्तर भारत में बीजेपी की दो बड़ी महिला नेता थी, उमा भारती और वसुंधरा राजे। जब आपने नारी वंदना की बात की उस समय आपने उनको तिरोहित कर दिया, उनको मुख्य धारा से हटाने की चेष्टा की है। अगर परिणाम आपके अनुकूल नहीं आए तो ये सब लोग, मुझे लगता है कि अपनी जो नाराजगी है उसको दर्ज करवाएंगे। ये मोदी साहब के लिए बड़ा खतरा होगा कि 2024 में फिर वो किस तरीके से इस सब को फेस करेंगे, क्योंकि कर्नाटक की हार से आप उभरे नहीं हो। और कर्नाटक में आपने पूरी ताकत लगाई थी, आपने 19 सभाएं की, 6 रोड शो किए, अमित शाह ने 15 सभाएं, 16 रोड शो किए, नड्डा जी ने 10 सभाएं, 7 रैलियां की, स्मृति ईरानी ने 17 रैलियां की, उन्होंने भी कई रोड शो किए थे, 3000 रैलियां हुई वहां पे, 311 मंदिर मठों में गए, फिर भी आप पराजित हो गए। तो राजस्थान में इसके बाद इसको जोड़ के देखा जाएगा कि वहां आपने येदियुरप्पा के साथ क्या किया और यहाँ जो आपकी छत्रप थी, जो नारी वंदना की परिभाषा में आ सकती थी, उसके साथ आपने क्या व्यवहार किया। ये लोग पूछना अवश्य चाहेंगे। जी, उनके नेतृत्व को चुनौती भी मिल सकती है। और जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है, जिनको दबा के रखा है मोदी जी ने, वो संगठित होके चुनौती दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नारायण बारेठ जी, आपने इतनी बारीकी से सारे जो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए सवाल हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। ये गारंटी भी पूरी करेगा। जो युवा साथी यहाँ है